नमस्कार दोस्तों। पूनम साहू की पत्नी रो रही है, बिलख रही हैं। 23 तारीख से उनके पति को पाकिस्तान उठा ले गया है। वो बीएसएफ में सिपाही थे, देश के लिए काम कर रहे थे। पाकिस्तान की सेना उठा ले गई और सीज फायर के बाद भी उन्हें वापस नहीं किया जा रहा है। उनकी पत्नी कहती है, मोदी जी मेरा सिंदूर तो वापस दिला दीजिए, मेरा सिंदूर वापस दिला दीजिए मोदी जी। आप तो ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं, मेरा तो दिला दीजिए। लेकिन नहीं, उनका सिंदूर वापस नहीं आया। 2 प्रधानमंत्री, 1 राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करें, उसके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को संबोधित कर दिया और बता दिया कि उन्होंने ही, यानी अमेरिका ने ही कहा नरेंद्र मोदी से भी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कि तुरंत सीज फायर कीजिए। और फिर उन्होंने खुद कहा कि हमने धमकाया कि अगर सीज फायर नहीं किया तो फिर हमें भी सोचना पड़ेगा। सारा व्यापार और सब कुछ बंद और दूसरा तरीका शुरू, और सीज फायर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप यह बोल देते हैं नरेंद्र मोदी के बोलने के पहले। उसके पहले पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल चुका। उसने सीज फायर के 6 घंटे बाद ही बोला और कहा हमने भारत पर फतह पा ली है। हमारी सेनाओं ने भारत के तमाम वो नेस्तनाबूद कर दिए। भले ही वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन उसने डंके की चोट पे बोला और हमको लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका कड़ा जवाब देंगे। देश ये चाहता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट करके भी उसकी किसी बात पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। और यह स्थिति हुई कि सीज फायर के 51 घंटे बाद जब नरेंद्र मोदी बोले तो उन्होंने सब गुड़ गोबर कर दिया। वो क्या बोले कि हम बुद्ध के और बुद्ध शांति का संदेश, हमें कोई करेगा तो हम ये करेंगे, हमें करेगा तो हम वो करेंगे, कोई वो बंद नहीं होगा, आतंकियों पर एक्शन। यानी कितना कायर प्रधानमंत्री है, एक बार भी किसी चीज पर नहीं बोल पाया। यह भी नहीं बोल पाया कि उसने क्या किया, बस सेना को ढाल बनाकर बोलता रहा, सेना के लिए बोलता रहा। तो उससे ज्यादा तो सेना बोल चुकी थी और जो उनके प्रवक्ता बोल चुके थे कि पानी और आतंक दोनों एक साथ नहीं चल सकता, तो यह बात तो सदैव होती थी। इसीलिए 1987 में राजीव गांधी ने वहां बांध बनाया था। वह बांध चिनाब पर बनाया हुआ उन्हीं का बांध है। और फिर 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बांध बनाया था, जिससे पानी रोका गया और दोनों से रोका गया। आपने तो 2 दिन रोका और उसके बाद फिर चालू हो गया, क्योंकि मनमोहन सिंह और राजीव गांधी इतना पानी पहले ही रोक चुके हैं जितना रोका जा सकता है, क्योंकि उससे ज्यादा रोकेंगे तो आप ही के यहां बाढ़ आ जाएगी, प्रलय आ जाएगी। यानी कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण यदि डोनाल्ड ट्रंप की तुलना करें या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तुलना करें तो किसी एक छछूंदर के भाषण जैसा दिखाई दे रहा था, जो आखिरी में आकर के किसी तरह लीपा पोती करता है। तो साहब यह स्थिति हो तो आप सोचिए आप कौन सा देश बना चुके हैं।
यह हालत है कि हमने यूं सरेंडर कर दिया है। बार बार मैं ये बता रहा हूं कि राहुल गांधी बार बार इस देश को सचेत करते रहे, बताते रहे कि यह कीजिए, यदि यह करेंगे तो ही हम बचेंगे। आज तक राहुल गांधी ने जो भी कहा है वही सच साबित हुआ। देर सवेर भारतीय जनता पार्टी ने भी उसे स्वीकारा है और नरेंद्र मोदी को भी वो मानना पड़ा। इससे समझ में आता है कि देश में असली नीति नियंता कौन है, समझ किसकी। राहुल गांधी को संविधान की समझ है, अंतरराष्ट्रीय मामलों की समझ है, आर्थिक मामलों की समझ है। राहुल गांधी को देश के सामाजिक मामलों की समझ है, भौगोलिक मामलों की समझ है, और राहुल गांधी को वैश्विक मामलों की समझ है। जब वह सब कुछ हो तो प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए? स्वाभाविक सी बात। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी को सिर्फ झूठ, पैसे और ट्रोलर्स के जरिए सिर्फ बदनाम करने का काम करते हैं, क्योंकि वो सच बोलते हैं और जो बोलते हैं वही होता है। जब सतपाल मलिक ने सच बोला कि कैसे नरेंद्र मोदी एक डरपोक व्यक्ति है जो कुछ नहीं कर सकता है, और वो साबित हो गया, तो उनको इनके ट्रोलर ट्रोल करने लगे। जब भारत के विदेश सचिव जो भारत सरकार है, वो जब सुनाते हैं सरकार का फैसला कि सरकार ने फैसला लिया है कि सीज फायर होगा, क्योंकि सरकार कौन है? नरेंद्र मोदी की सरकार। ट्रंप ने आदेश दे दिया था तो नरेंद्र मोदी को करना ही था। तो उनको ट्रोल किया जाता है, उनकी बेटी के लिए गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। आईपीएस एसोसिएशन हो, आईएएस एसोसिएशन हो, या देश के तमाम संभ्रांत लोग हो, कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी और पार्टियां हो, सब ने इसको कंडेम किया कि हमारे देश के एक ब्यूरोक्रेट जो देश की सेवा करते हुए काम कर रहा है उसको ट्रोल कर रहे हैं, सेना की उन लड़कियों को ट्रोल कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितने गंदे लोग हैं, और इनकी ये ट्रोलिंग यही नहीं रुकती है। चाहे जो हो, हम आप कोई भी लोग यदि सरकार से सवाल करेंगे तो भाजपाई टूट पड़ेंगे, उनके गुर्गे टूट पड़ेंगे। यह होता है, रोना रोने लगेंगे। लेकिन सच क्या है? हम तो नैतिकता का भी ध्यान रखते हैं, वो नहीं रखते। वो किसी की बहन बेटी किसी के लिए भी कुछ कह सकते, लेकिन सरकार हमारी कायर है और यह दिखाई देता है। एक वह मेजर जो भाग खड़ा हुआ था कारगिल की लड़ाई देखकर और इस्तीफा देके भाग गया था, वह ईरान के विदेश मंत्री के लिए कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है कि ईरान फिर भारत सरकार को ताकीद करता है। भारत सरकार पल्ला झाड़ लेती, कहती वो भारत सरकार का व्यक्ति नहीं है, वो तो एक प्राइवेट पर्सन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन चैनल्स में बैठा के उसे भाजपा ही अपनी रणनीति तय करती है, अपना नैरेटिव बनाती है। तो अब आप समझ सकते हैं इस तरह के मेजर आर्या जैसे लोग वो पालती है, ट्रोलर्स पालती है, बस यही कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए भारत में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं वो अपने आप में खतरनाक। हमने इस लड़ाई से जो भी हमारी झड़प हुई उससे हमने हासिल क्या किया? हमने अपने 28 लोग पहलगाम में मरवा दिए, और पहलगाम में मरवा दिए जो उसका कोई वो नहीं मिला, और जिन आतंकियों ने उन्हें मारा था, जिनकी फोटो खुद हमारी जांच एजेंसियों ने जारी की थी, उनमें से एक भी नहीं मारा गया। इसके बाद हमने मिसाइल हमले किए, और जो हमले किए उनमें भी चाहे मसूद अजहर हो या कोई और आतंकी वैसा हो, वो नहीं मारा गया जिनकी लिस्ट भारत सरकार जारी करती है। दूसरे लोग जो मारे गए उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चे हैं, कोई महिलाएं हैं, कोई और हैं, परिवार है। तो अब आप समझिए कि यह स्थिति है। उनके कुछ हमने सैनिक मारे, स्वाभाविक सी बात है, लड़ाइयों में सैनिक मरते हैं। उन्होंने हमारे साथ क्या किया? हमारे सीमावर्ती गांव में तमाम लोगों को मार डाला है, सैकड़ों लोग मर गए, और
हजारों लोग बेघर हो गए, रोती हुई लड़कियां, छोटे छोटे बच्चे मर गए, और न जाने कितने घर तबाह हो गए, लोगों की दुकान मकान सब तबाह हो गए। हमारा एक प्रशासनिक अफसर थापा वहां शहीद हो गया। इसी तरीके से हमारे तमाम बीएसएफ के 2 दर्जन के करीब हमारे लोग बीएसएफ के जवान शहीद हो गए, और इसके बाद सेना के हमारे आधा दर्जन से अधिक जवान शहीद हो गए, पायलट शहीद हो गए। इसके अलावा हमने अपने राफेल समेत तमाम विमान खो दिए, तमाम ड्रोन खो दिए। यही नहीं, हमारा नुकसान चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे हर तरह से हमारा नुकसान हुआ। हम उनको नहीं बचा पाए, वो हमें बचा रहे थे, सोच रहे थे हमारे बच्चे बच जाएं किसी तरीके से। हमें क्या पता था ये कुछ हो जाएगा 2 मिनट में। तो पता नहीं कौन सा जस्टिस ले रहे हैं, मुझे कोई समझ नहीं आ रही है। पहलगाम वालों को जस्टिस देने के लिए वहां पे ये मिशन सिंदूर रख दिया, अब हमारे लिए कौन सा मिशन रखोगे? हमारे लिए भी कोई मिशन करेंगे क्या? हमारे पापा की यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है और शेलिंग हुई जा रही है, शेलिंग स्टार्ट हुई है, हमें कोई पता नहीं हमारी प्रोटेक्शन की, हम सोच रहे हैं चलो 1% चला गया, अब और भी जाएंगे। मेरी मम्मा बैठे हुए हैं, मेरी फैमिली आई हुई है। इस चीज की फीलिंग उस इंसान को समझ आएगी ना जिसके घर से पर्सन जाएगा। और फिर इस अशांत में हमारा पैसा रुपया सब कुछ तो गया ही, साथ साथ अमन चैन गया, लोगों में खौफ व्याप्त हुआ, और फिर वहीं आ जाते हैं। तो इसमें मिला क्या? इसमें एक भाषण ट्रंप ने दे दिया, एक मोदी ने दे दिया, एक शहबाज शरीफ ने दे दिया। उन्होंने वहां पर तालियां थालियां बजवा के और अपना पूरा जश्न जीत का मना लिया। पाकिस्तान ने भारत में अपनी खीज मिटाते रह गए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी जय हिंद सेना की प्रशंसा में जय हिंद यात्रा पूरे देश में निकाल दी, सेना का मनोबल बढ़ा दिया। भारतीय जनता पार्टी अब उसमें वोट की राजनीति करेगी। किस बात पे? भाषण दे के। संसद के अंदर यही अमित शाह बोल रहा था कि क्या किया था इंदिरा गांधी ने, पंडित नेहरू ने। उन्होंने जीतने के बाद भी युद्ध छोड़ दिया, पीओके कब्जा नहीं लिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जान दे देंगे इसके लिए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा जो है वो हुई है, लेकिन वो घोषणा की है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट आता है, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। तो साहब, आपको तो मौका आया था, हमारी सेना तैयार थी, फिर आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप असल में डरपोक हैं। उनके ऊपर उस समय संकट था, हम इतने समृद्ध नहीं थे, यह स्थितियां नहीं थी, दुनिया के तमाम देश हमारे साथ नहीं थे। आज क्या है, जब उन्होंने सब कुछ बना के खड़ा कर दिया था तब आप नहीं कर पाए। यह हालत हुई, आप जिस भी राजनेता के होता था उसके गले पड़ जाते थे और माय फ्रेंड ट्रंप बोलते थे, कहीं पुराना सदियों का रिश्ता बता देते थे चीन के साथ। 18-19 बार चीन के साथ मिलाए, रसिया के साथ मिलाए, दुनिया का कौन सा देश? आपने 100 से अधिक देश जा जा करके सबके गले पड़े, और नतीजा क्या निकला? जब आप लड़ना शुरू किए तो आपके साथ चीन तो खड़ा नहीं होना था, चीन तो खुल के खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ। अजरबैजान और टर्की खुल के खड़ा हो गया पाकिस्तान के साथ। आपके साथ क्या अमेरिका था? उसने कहा नहीं, ये तो इन दोनों का अपना आपसी मामला है, तमाम दशकों से सदियों से चला आ रहा है। ये बात ट्रंप ने कही कि दशकों और सदियों से चला रहा है, जबकि सदियों पहले तो पाकिस्तान ही नहीं था। लेकिन चलिए, उन्होंने ये कहा, उन्हें नॉलेज नहीं है। और उसके बाद वो हमारे यहां कूद गए, कश्मीर का मसला हम हल करेंगे, ये मसला हम हल करेंगे। अब आपके पास कुछ बोलने को नहीं। उधर उसके बाद वो हुक्म देता है कि हां युद्ध रोक दो, आपने रोक दिया। वो कहता है हमने ये किया, आप भले कुछ कहते रहो। और इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद ट्रंप बार बार बेइज्जत कर रहा है हर जगह। उधर आप
रसिया से चाहते थे कि हां वो मदद करे, तो चाइना का राष्ट्रपति वहां जाके बैठ जाता है और वो भी चुप्पी साध लेता है। कौन सा देश आपके साथ खड़ा? एक भी देश नहीं खड़ा। इतनी कमजोर भी देश नहीं। यह सब आपने किया है। आपने इस देश के लोगों को संकट में डाला है और इसके जरिए आपने क्या किया? इस देश के जितने मुद्दे थे उनको भुलवा के लोगों को मूर्ख बनाया। रोना रोते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी थी, कभी रोती नहीं थी। वो जब छोटी थी, उनकी मां जेल में टीबी की मरीज हुई तो उन्हें जमानत दी गई। वो इलाज के लिए स्विट्जरलैंड गई। वहां उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं अंतिम संस्कार हो गया और इंदिरा जी अपनी मां को नहीं देख पाई आखिर। सोचिए, तब भी वो नहीं रोई। वो तब भी नहीं रोई जब उनकी शादी हुई और शादी के बाद में सीधे उन्हें हनीमून की बजाय जेल जाना पड़ा पति पत्नी को, क्योंकि देश की आजादी के लड़ाई के मामले में वो मुलजिम थे। वो तब भी नहीं रोई जब उनके पति बेवफाई कर रहे थे। वो तब भी नहीं रोई जब उनके पति ने उनके हाथों में दम तोड़ा। वो तब भी नहीं रोई जब उनके पिता का निधन हुआ और पूरी दुनिया के 130 देश रो रहे थे और झंडा अपना झुकाए हुए थे। वो तब भी नहीं रोई 1967 में उड़ीसा में भाषण दे रही थी, उनके पत्थर मारा गया, नाक से फूट करके खून बहने लगा। रोई नहीं, पूरा भाषण किया। उसके बाद वो तब भी नहीं रोई जब 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और दुनिया के देश अमेरिका समेत उन्हें धमका रहे थे और वो उल्टा सबको धमका के आके खड़ी हो गई। वो तब भी नहीं रोई जब उन्होंने सिक्किम को तोड़ के भारत में विलय किया। तमाम लोग नाराज थे, चीन नाराज था। वो तब भी नहीं रोई जब उन्होंने परमाणु परीक्षण किया और दुनिया हिल गई और प्रतिबंध लगा दिए। वो तब भी नहीं रोई जब उनके चुनाव को अवैध तरीके से अवैध घोषित कर दिया गया। वो तब भी नहीं रोई जब इमरजेंसी खत्म करने के बाद उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया और हार गई। वो तब भी नहीं रोई जब इस देश के लोग यह नहीं समझे कि इस इमरजेंसी के जरिए उन्होंने कितनी बड़ी साजिश को नाकाम किया है, अंतरराष्ट्रीय साजिश को नाकाम किया है। वो तब भी नहीं रोई जब उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे कर दिए गए और वो जेल में डाल दी गई। वो तब भी नहीं रोई जब वो चुनाव जीतने के बाद में सरकार चला रही थी और उनके बेटे, जवान बेटे विमान हादसे में मर जाते हैं। वो तब भी नहीं रोई जब यह सूचना आई कि उनकी हत्या हो सकती है। तो सोचिए, वह इंदिरा गांधी थी। आज का प्रधानमंत्री एक ट्वीट से डर जाता है। तो यह अंतर है। इसीलिए गांधी नेहरू परिवार गांधी नेहरू परिवार है और आप कायरों की जमात में शामिल है। इसीलिए शायद आजादी की लड़ाई में आरएसएस नहीं था, आजादी की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही थी, नेहरू गांधी लड़ रहे थे, उनकी टीम लड़ रही थी और आज भी उन्हीं की टीम देश के लिए लड़ रही है। तो राहुल गांधी इस देश को दिशा देते हैं, दशा बताते हैं और बताते हैं कैसे यह देश बचेगा। तो मोदी अपनी समीक्षा कीजिए। जय